इसके पहले वाले वीडियो में था कि सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रकों की समूह के बारे में था। उसके आगे लेक्चर लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसके आगे है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सिस्टम जिसको एसआई इसको बोल सकते हैं, यहाँ से सूचित किया जाता है, ठीक है। इस पद्धति की मान्यता कैसे मिली? तो 1971 में आप लोग लिखते रहिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल के विभाग का सम्मेलन हुआ था। उसमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एसआई, जिसको एसआई से सूचित किया जाता है, लिख लीजिएगा, लेकिन एसआई लिखती है, ठीक है। पद्धति की मान्यता मिली। ठीक है। तो उस मापतौल में उसको क्या मिली थी? मान्यता मिली थी, ठीक है। इस पद्धति में लिखते रहिएगा आप लोग। इस पद्धति में आधारी मात्रकों की संख्या 7 तथा संपूरक मात्रक की संख्या 2 ली गई थी, तो लिया गया था, लिख सकते हैं, 2 लिया गया था, ठीक है। आधारी मात्रा की संख्या 7 और संपूरक मात्रा की संख्या 2 लिया गया था। आधारी मात्रा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक यूनिट, और उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। तो हमने आधारी मात्रक के बारे में करेंगे कि कौन कौन लिया गया है, उसके बारे में अब चर्चा कर रहे हैं। आधारी मात्रक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बेसिक यूनिट, ठीक है। क्या है? 1 नंबर लंबाई, जिसको लेंथ बोलते हैं। 2 नंबर लेंथ मास, द्रव्यमान, जिसको मास बोलते हैं। 3 नंबर में है समय, टाइम बोलते हैं। 4 नंबर में विद्युत धारा, जिसको एम्पियर बोलते हैं। 5 नंबर में है विद्युत कंडक्टर। 3 हो गया। 4 नंबर में लिखो ताप, टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। 5 नंबर धारा, जिसको करंट बोलते हैं, ठीक है। 6 नंबर पे लिखिए आपने ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। 7 नंबर में लिखिएगा ज्योतिक ज्योति है तीव्रता है, पदार्थ की
मात्रा, अमाउंट, ये AMOUNT, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो लेंथ मास टाइम की हम बात करते हैं तो लंबाई क्या होता है, जिससे कि इसमें एल लिया गया था, जिसको मीटर लिया गया था। यहाँ पे बीमा भी बताते क्या, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ SI यूनिट है और यहाँ डायमेंशन हम इसके साथ साथ ले रहे हैं, डायमेंशन भी ले रहे हैं ताकि बताने में सहूलियत मिलेगी आपको। ठीक है, इसमें क्या क्या लिया गया था आप समझिए। तो SI लंबाई के लिए मीटर, जिसको एल लिया गया था। याद रखने का एक स्पेशल ट्रिक है, ट्रिक देखिए, लेंथ जिसको इंग्लिश में पहला अक्षर एल है तो वही एल डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप एम है तो लंबाई को मीटर में मापते हैं आप, मीटर में शॉर्ट में इसको एम लिखते हैं। ठीक है, मीटर है, लेकिन अगर डायमेंशन पूछेगा तो लड़का बुला जाता है कि एल एम टी किसको किसको कैसे कैसे करते हैं, ये मिस्टेक कर देता है। वहाँ इस बात को हम उसको मतलब जो है ना कंफर्म करा देते हैं कि जो लेंथ में पहला अक्षर एल है वही डायमेंशन का पहला अक्षर हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार में देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान को केजी में बोलते हैं, लेकिन जब यहाँ के हम बात करेंगे डायमेंशन की हम बात करते हैं तो डायमेंशन में पहला अक्षर एम है तो ये सभी एम हो जाता है। लेकिन ये जरूर देखिएगा, याद रखिएगा कि डायमेंशन हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। ठीक है, कैपिटल लेटर से होता है, याद रखिएगा। टाइम है मतलब समय, टाइम होता है इंग्लिश में, देखिए इसको सेकेंड होता है। ठीक है, एस, इसको सेकेंड, एस आई सेकेंड होता है, लेकिन टाइम को सेकेंड होता है, जिसके कारण इसको पहला लेटर टी है तो इसलिए इसको टी लिखेंगे। ठीक है, इसको टाइम को एल एम टी, जिसको बोलते हैं कि पता नहीं चलता है कि एल एम मैंने ई एम में क्या फर्क है, इसलिए बोलते हैं कि इसको याद रखने का स्पेशल ट्रिक है, इसको हम कैपिटल से लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो एम का पहला अक्षर, तो यहाँ भी यहाँ पहला अक्षर हो गया। डायमेंशन के लिए स्पेशल इंग्लिश का वो वर्ड देखेंगे। ठीक है, अब टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो टेम्परेचर का केल्विन होता है के, तो यहाँ पर भी केल्विन की हम बात करते हैं तो के ही होगा, डायमेंशन भी क्या होगा, हम टेम्परेचर को केल्विन जिसको के से डिनोट करते हैं, इसका भी डायमेंशन के होता है। ठीक है, ठीक है। करंट का एम्पियर होता है तो इसको एम्पियर को ऐसा यूनिट ए होता है, लेकिन यहाँ का भी डायमेंशन ए होता है। ठीक है, एम्पियर ए है। ये सभी क्या है, ये वैज्ञानिकों का नाम है, इसलिए इसी के नाम पे रखा गया। ठीक है, ज्योति तीव्रता जिसको लुमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको उसको कैंडेला से, कैंडेला होता है जिसको सीडी से डिनोट करते हैं, इसको इस सीडी से, जिसका होता है इसका डायमेंशन सी होता है। ठीक है, कैपिटल सी है, याद रखिएगा। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हम बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, क्या होता है इसका मोल, लेकिन इसको डायमेंशन होता है इसका एम। ठीक है, याद रखने योग्य ये बात है। ये सात वो है, उसके बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट जिसको बोलते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रा। ठीक है, इसके बाद वो लगातार है। अब उसके आधारित मात्रा की हम बात करते हैं, अब सप्लीमेंट्री यूनिट जिसको व्युत्पन्न मात्रा की हम बात करते हैं। देखते रहिए आप लोग भी, व्युत्पन्न मात्रा जिसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, इसके अंतर्गत दो राशि को लिया गया है, इसके अंतर्गत दो राशि को लिया गया है। पहला राशि का नाम क्या है, प्लेन एंगल, जिसको बोलते हैं समतल कोण, क्या होते हैं समतल कोण। ठीक है, दूसरा नंबर में लिया गया है आपको सॉलिड एंगल, जिसको बोलते हैं ठोस कोण। ठीक है, तो समतल कोण का स्टेरेडियन होता है, पहले रेडियन होता है, याद रखिएगा आप लोग। इसका एसआई यूनिट रेडियन, एसआई यूनिट की हम बात करते हैं रेडियन, इसका होता है स्टेरेडियन एसआर। ठीक है, इसका क्या होता है, एसआर होता है स्टेरेडियन। ओके, तो प्लेन एंगल की हम बात करते हैं और समतल कोण की हम बात करते हैं। समतल कोण आप लोग जैसे कि वृत्त जैसे बनाते हैं, प्लेन एंगल होता है क्या, उसके बारे में सबसे पहले बताते हैं, इसका डिस्कशन हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो समतल कोण रेडियन होता है, जैसे आप वृत्त बनाते हैं, सपोज यहाँ जैसे कि समतल कोण, इसका लिख लीजिए
स्टेरेडियन होता है, एस आर से इसको डिनोट करते हैं, एस आई यूनिट है, ठीक है। इसका डायमेंशन होता नहीं है, याद रखिएगा, इसका डायमेंशन होता नहीं। मेरे कहने का उद्देश्य है कि अगर पूछेगा एग्जाम में कि टोटल एस आई यूनिट में राशियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो टोटल एस आई यूनिट में राशियों की संख्या कितनी होती है, तो आधारी मात्रक में 2 लिया गया है बेसिक यूनिट में, और सप्लीमेंट्री जिसको व्युत्पन्न मात्रक में 2 लिया गया है। उसमें कितना लिया गया था, 7 लिया गया था आधारी मात्रक में, तो 7 2 9। तो पूछेगा कि एस आई यूनिट में कुल राशियों की संख्या कितनी होती है, तो लिखिएगा 9, ठीक है। पूछेगा एग्जाम में डायरेक्ट इससे घुमा फिरा के पूछता है। उसके बाद पूछेगा कितनी मात्रक लिया गया, तो कहिएगा 2। कौन कौन, तो वही एक जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो बेसिक यूनिट जिसको बोलते हैं आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, यही 2 है, ठीक है। तो मात्रकों की इस प्रकार कितना होगा, संख्या 2, और ये थी बोलते हैं राशियों की कितनी संख्या होगी, 9। तो यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अपना कॉमन सेंस की बात है, अपना जान सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम बात करते हैं जिसे बताया है व्युत्पन्न मात्रक में 2 जिसको प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, तो उसके पहले प्लेन एंगल किसको कहेंगे, सॉलिड एंगल। सब जानते हैं कि आधारी मात्रक को 7 को कैसे कैसे होता है, सब जानते हैं, लेकिन आगे हम विशेष उस पर बात करेंगे जब ये असाइनमेंट लिखेंगे कि वेग का क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, एक्सीलरेशन का फोर्स क्या, तब हम वहाँ बात करेंगे आपको, ठीक है। तो अभी हम प्लेन एंगल होता है क्या है, सॉलिड एंगल होता है क्या, उसके बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। कोई मास्टर होता है बताता है, नहीं तो नहीं बताता, लेकिन हम बताएंगे आपको प्लेन एंगल का, फुल्ली साउंड फाउंडेशन है ऑन यूट्यूब पर, ठीक है। अब देखिए, तो हम सबसे पहले प्लेन एंगल क्या होता है, जिसको बोलते हैं समतल कोण। म्यूट कर। अब हम प्लेन एंगल की बात करते हैं। प्लेन एंगल होता है क्या, आपने सबसे पहले वृत्त देखा होगा, क्या होगा, पहले समझा दे रहे हैं, उसके बाद परिभाषा नोट कराएंगे। वृत्त अपने, जैसे कि ये वृत्त हो गया, ठीक है। एक क्या है आपका रेडियस है, यहाँ एक सेंटर होता है वृत्त का, होता है ना, मान लीजिए एक क्या है, आर है, ठीक है। हम जब भी प्लेन एंगल की बात करेंगे तो प्लेन जिसके एक प्लेन की हम बात करेंगे, सरफेस की बात करेंगे। एक बोर्ड क्या है, ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये क्या है, प्लेन है। प्लेन में जिसमें 2 डायमेंशन होता है, या तो एक्स एक्सिस होगा या तो वाई एक्सिस होगा, दोनों होता है, या तो वाई एक्सिस हो जेड एक्सिस दोनों से होगा, या तो एक्स जेड हो सकता है प्लेन, मतलब 2 उसमें डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। और 2 उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है। नियामक ज्यामिति से 2 होना चाहिए, या तो एक्स वाई हो सकता है, या वाई जेड हो सकता है, या एक्स जेड, मतलब जो भी हो 2 होना चाहिए। ये क्या है, मान लेते हैं कि अगर ये एक्स है और ऊपर वाला वाई है, तो एक्स वाई प्लेन है, तो बोर्ड क्या है, एक्स वाई प्लेन में है मान लो, तो एक प्लेन होना चाहिए। तो ये वृत्त क्या होता है, प्लेन होता है, ठीक है। हम वहाँ बात करेंगे, जब सॉलिड एंगल जाएंगे तो वहाँ हम बात करेंगे कि ये सॉलिड एंगल होता है क्या। तो एक प्लेन के लिए वृत्त बनाएंगे जिसका रेडियस आर, मान लो माने कि कोई यहाँ एक पार्टिकल है जो ये घूमते हुए कहाँ चला गया, थोड़ा सा मान लेते हैं कि यहाँ पहुँच रहा है, ए बिंदु से स्टार्ट किया और बी बिंदु पर पहुँचा, ये भी क्या होगा, आर होगा, इसका क्या होगा, ये भी रेडियस इसका आर। मान लेते हैं कि ए बिंदु पर पहुँचा, तो इसके अंतर्गत थीटा बना, यही तो थीटा है जो प्लेन एंगल है, यही थीटा जो है ये क्या है, प्लेन एंगल, जिसको बोलते हैं आप लोग समतल, ठीक है। तो परिभाषा नोट कर लीजिए, आर यहाँ लिख लीजिएगा, त्रिज्या है, रेडियस जिसमें इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा, थीटा तो प्लेन एंगल है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या, यहाँ वो क्या है, सेंटर है, जिसको सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, वृत्त का केंद्र है। तो इसका परिभाषा नोट कर लीजिएगा। इस तो एक प्रकार के क्या है, वृत्त के अगर परिधि सर्कमफ्रेंस पर अगर कोई पार्टिकल चलता है तो वो क्या होता है, वो चाप की लंबाई का इस पर चलता है, जो जितना अगर चलता है वो चाप की लंबाई होता है। तो लिखेंगे वृत्त के चाप की लंबाई के द्वारा, वृत्त के चाप के लंबाई के द्वारा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर
बना कोण क्या कहलाता है? समतल कोण कहलाता है। कोण कहलाता है। तो वृत्त के चाप की लंबाई के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी को समतल कोण कहते हैं। यही थीटा क्या है? प्लेन एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल की बात करते हैं। तो हमने देखा क्या कि चाप के लंबाई के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण उसी को समतल कोण कहते हैं। तो हम एक बात किस लेते हैं कि 1 रेडियन एंगल होता है क्या? अगर हम रेडियन से प्लेन एंगल को रेडियन से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रेडियन, तो रेडियन होता है थीटा कोण को। मान लो थीटा कोण से थीटा कोण मानना क्या है? होता है तो होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि प्लेन एंगल रेडियन की बात है, तो 1 रेडियन एक केस इसमें होता है, स्टार देके लिख दीजिए। प्लेन एंगल की ही बात कर रहे हैं, तो 1 रेडियन एंगल, 1 रेडियन RADIAN एंगल, जिसको बोलते हैं 1 रेडियन कोण। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1 एंगल किसे कहते हैं। तो इस 1 रेडियन एंगल में क्या बनेगा कि एक त्रिज्या जो चाप की लंबाई होगी इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में हम बता रहे हैं इन केस ऑफ, तो चाप की लंबाई जो होगा बराबर त्रिज्या की लंबाई के बराबर हो जाता है, लंबाई के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हमने बताया कि अगर चाप की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर हो जाता है तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, थीटा बराबर L/R होता है। जो प्लेन एंगल बनता है, जैसे कि वहां जिसे हम सर्किल की हम बात किए वहां थोड़ा मिस्टेक किए हैं। ठीक है, यहाँ बताते हैं उसको। जैसे कि ये R था, यह भी R था, यहाँ पे मान लीजिए कि A से कोई व्यक्ति है जो B पर पहुंचा है, उसका लेंथ L है, चाप की लंबाई, तो इसके बीच का जो एंगल थीटा बनता है वही थीटा बराबर L/R। कैसे हुआ हम ये भी बता देते हैं कि त्रिज्या है ये चाप, चाप के लंबाई की त्रिज्या और L के बीच जो एंगल बनता है वही थीटा होता है। ये सीध यही ना कर रहा है, ये त्रिज्या तो फिक्स रहता है, L चाप की लंबाई होता है, दोनों को अगर मिलाएंगे तो एक सेंटर पर मिलेगा, जो भी एंगल बनेगा वही प्लेन एंगल है मान लेते हैं। तो L/R, तो ये तो चाप की लंबाई L है, त्रिज्या क्या है? त्रिज्या की लंबाई R के बराबर होगा, तो एक नंबर की L जो होगा तो ये L के बराबर ही हो सकता है। ठीक है, तो दोनों कटेगा तो 1, तो 1 रेडियन, 1 रेडियन ये क्या निकला? 1 रेडियन। ये तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, रेडियन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, देखिए, तो हमको 1 रेडियन एंगल की जरूरत है, तो हमको 1 रेडियन आएगा क्या, कैसे? तो थीटा बराबर L/R होता है। हाँ, फॉर्मूला से हम प्रूव किए हैं कि थीटा बराबर L/R होता है। तो L और R के संबंध के बीच है थीटा, तो अगर L को या तो R को L को R के बराबर करना होगा, या तो L को या तो L के बराबर R करना होगा, तभी तो 1 आ सकता है। तो हमने सोचा कि L और R दोनों आपस में अगर बराबर कर दिया जाता तो या तो R/R हो सकता है या L/L हो सकता है, दोनों कंडीशन में 1 रेडियन आएगा। तो ये तो आप इसको लिख सकते हैं 1 रेडियन एंगल का परिभाषा आप यहाँ लिख सकते हैं कि चाप की लंबाई त्रिज्या की अगर लंबाई के अगर बराबर हो तो उसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने हुए कोण को हम लिख सकते हैं 1 रेडियन एंगल, जिसको 1 रेडियन कोण के कहते हैं उसको। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जब हम प्लेन एंगल की बात करते हैं तो जैसे कि प्लेन एंगल के हम एक और केस इसमें लिखेंगे, यहाँ हम बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, एक और केस की हम बात करते हैं। ठीक है, एक और केस कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल के अधिकतम मान क्या होगा? प्लेन एंगल मतलब समतल कोण का अधिकतम मान। ठीक है,
अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल, जैसे कि हम वृत्त यहाँ बनाए थे, ठीक है, ये क्या है आर, तो मैक्सिमम वैल्यू प्लेन एंगल का अधिकतम मान क्या हो सकता है, यही ना बात है। अब मिला सकते हैं, तो हम बात कर रहे हैं, तो अब मिला सकते हैं कि अपने सेंटर को मान लो कि थीटा कोण बनाता है, तो ये अपना सेंटर पर कितना घूमेगा 360 साइकोलॉजी, ये दिमाग अपना कंटिन्यूअस करके रखिएगा बोर्ड पे कि थीटा कितना घूमेगा 360 डिग्री घूमेगा, इससे क्या ज्यादा घूम सकता है, इससे ज्यादा किसी वृत्त के सेंटर पर 360 कोण से ज्यादा कोण नहीं बनता है, याद रखिए। ये आर है, कोई व्यक्ति ए पर गया, ए से चलना शुरू किया, फिर ए पर पहुंच गया, कितना हुआ 360 डिग्री एंगल घूमेगा। अब हम बात करते हैं आपको कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल, तो एक व्यक्ति जब यहाँ से चलना शुरू करता है फिर यहाँ पे आकर पहुंचता है, तो कितना हुआ, तो इसका हम जैसे कि हम बात करते हैं थीटा बराबर जैसे एल बाई आर था, एल बाई आर था, अच्छा क्या एल बाई आर। तो एक व्यक्ति अगर यहाँ से चलना शुरू करता है फिर यही पहुंचा, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो एक वृत्त के परिधि के बराबर हुआ, मतलब सर्कल ऑफ, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसको 2 पाई आर हो गया, लिख सकते हैं ना। इसकी रेडियस आर है, तो रेडियस आर का आर रखेंगे क्योंकि आर है, तो दोनों से आर कैंसिल, तो इसको 2 पाई, तो हम लिख सकते हैं, पूछेगा एग्जाम में कि प्लेन एंगल ठोस कोण की हम बात करते हैं, ठोस कोण की बात नहीं कर, प्लेन एंगल समतल कोण की हम बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना उसका नहीं होता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो 2 पाई हो सकता है, यानी कि ना आपको एक प्रूफ कर दिए कि एक, इसको नोट कर लीजिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 2 पाई के बराबर हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे सॉलिड एंगल, क्या बात करेंगे, सॉलिड एंगल कल लेक्चर लेकर आएंगे इसको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ी है, फल्ट है, तो इसके कारण थोड़ा गड़बड़ी चल रहा है, क्योंकि इसमें रीफिंग की थोड़ा प्रभाव कमी है, देख रहे हैं तो चला रहे हैं फिर भी, लेकिन सॉलिड एंगल कल लेकर आएंगे लेक्चर, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ऐसा वीडियो देख रहे हैं कि पूरे फाउंडेशन लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पे, तो हम चाहेंगे आप लोग से एक ही अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, हमको ज़्यादा सब्सक्राइबर की आवश्यकता नहीं है, मात्र 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं यूट्यूब पे लाइव आकर आप लोग को पढ़ाएंगे, ये नहीं कि वीडियो डाल के पढ़ाएंगे, ऐसा बात नहीं, अभी डाल ही के पढ़ा रहे क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, तो 1K कम से कम सब्सक्राइब करवा दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत ना होगा, और लाइक और शेयर जरूर करें, कम से कम कमेंट तो जरूर कर दें, ठीक है। और हम बात करते हैं इसमें कि 1K अगर सब्सक्राइब हो जाए तो हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे, आपके बच्चों के आप लोग के साथ हम लाइव आएंगे, ठीक है। अगर इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, लास्ट में अगर कोई दिक्कत हो, जिस क्वेश्चन में फंसिएगा, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो मेरे मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, मोबाइल नंबर है और व्हाट्सएप नंबर दोनों है, आप इतना पर इस मोबाइल नंबर पे 7070973468 जिसको 7070973468 से आप हमको कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपको मात्र 5 मिनट में सॉल्यूशन, आपको देखने के बाद 5 मिनट में सॉल्यूशन करके आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये मेरा प्रतीक फिजिक्स पटना यूट्यूब चैनल है, उस पे ये अवेलेबल नंबर इंक्वायरी नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो, लेकिन हम प्लीज आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि 1K कम से कम सब्सक्राइब करवाएं कि हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे। ओके, थैंक्स, कल लेकर आएंगे।